हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू प्ले फॉर एज प्लेटफॉर्म। तो आईआईटी 2027 का बैच स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा नाम वर्षा वर्मा है और मैं एनआईटी भोपाल से बीटेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 11th एंड 12th की कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो जितने भी बच्चों को ये डाउट होता है कि ये बोरिंग होती है फिर इसमें एक्सेप्शन होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगी और सारे एक्सेप्शन के पीछे का लॉजिक बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, पीवाईक्यूज करवाऊंगी और थ्योरी भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये आपकी पहली डेमो क्लास होने वाली है जिसमें आप हमारी पढ़ाने के तरीके को देखेंगे, जिससे कि आपको बैच खरीदने में आसानी होगी। अगर आपको इसके अलावा और जानकारी चाहिए बैच की, तो आप प्लेटफॉर्म प्ले फॉर एज के ऐप पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि आपको क्या कैसे लेना है या फिर ऐप वगैरह में या फिर किसी भी चीज में, तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देरी ना करते हुए आज के चैप्टर में स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रोडिक एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। शायद धोखे से यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया, बट प्रोडिक एलिमेंट्स। तो आज के टॉपिक हम लोग करेंगे सबसे पहले तो प्रोडिक टेबल क्या होता है उसे जानेंगे, फिर क्लासिफिकेशन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोडिक टेबल, कैसे कैसे हमारी मॉडर्न प्रोडिक टेबल बनी वो जानेंगे। एस पी एंड डी एफ ब्लॉक के हम लोग यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जानेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को पहचानना जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोडिक टेबल क्या होता है। प्रोडिक टेबल इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल केमिकल एलिमेंट इज अ टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि जो हमारी प्रोडिक टेबल बनी थी वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनी थी। अब प्रोडिक टेबल आप सभी ने देखी होगी कि कैसी होती है। एक मिनट, समथिंग यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका डी ब्लॉक होता है। इधर आपका होता है पी ब्लॉक और नीचे आपका होता है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आपकी ये होती है प्रोडिक टेबल जो आपकी मॉडर्न बनी है। अब इसका पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ प्रोडिक टेबल। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लेवेशियर क्लासिफिकेशन हुआ था। ऐसे एक एक करके सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना क्लासिफिकेशन, अपना अपना रूल बताया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड लास्ट में हमारी बनी मॉडर्न प्रोडिक टेबल। तो लेवेशियर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा था, वेट अ मिनट, द एलिमेंट इन मेटल और नॉन मेटल, मतलब इन्होंने हम लोग के जो एलिमेंट्स हमने फाइंड किए थे जितने, उसमें इन्होंने हमें मेटल्स और नॉन मेटल को फाइंड करना बताया था। अब मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इतना इन्होंने बता दिया मेटल और नॉन मेटल, बट इनका यहाँ पे क्लासिफिकेशन रॉन्ग कैसे आया, जब इनका डीमेरिट ये हुआ कि जब हमारी बात आई मेटोलॉइड की, जितने भी लोगों ने आए उन्होंने मेटोलॉइड फाइंड किया, तो उनको ये पता चला कि मेटोलॉइड की तो अभी कोई जानकारी ही नहीं है प्रोडिक टेबल में, तो इसका डीमेरिट था मेटोलॉइड नहीं पता होना, ठीक है। मेटोलॉइड की जानकारी नहीं थी, आने पर इनका ये क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो गया। फिर आए प्राउस, इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया और इन्होंने क्या कहा कि ऑल जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स बने हुए हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n टाइम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, और n यहाँ पे क्या होते हैं होल नंबर, जैसे 1 2 3 4, इन्होंने ये दे दिया। बट फिर क्या प्रॉब्लम आई कि लोगों ने ये देखा कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनमें होल नंबर नहीं है,
तो फिर वहां से इनका ये जो हाइपोथेसिस था वो गलत हुआ। जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल में क्लोरीन, क्लोरीन का इतना होता है 35.5, यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनका जो हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग हो गया, और इससे पता चला कि जो हमारा हाई एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से मिलके नहीं बना हुआ है। फिर आए डोबेराइन ट्राइड्रॉ, इन्होंने दिया अपना लॉ, और इन्होंने क्या कहा कि लेट इफ ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे मास ऑफ बी इक्वल एंड हाफ मास ऑफ ए प्लस सी एलिमेंट। मतलब इन्होंने क्या कहा कि तीन एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से जो आपका बीच का एलिमेंट होगा वो अदर दो एलिमेंट्स के एडिशन के हाफ होगा। ठीक है, तो यहां से इनका फॉर्मूला बना था मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी डिवाइड बाय 2, ये इनका फॉर्मूला था। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ पे आपके लिथियम का क्या है, टोबरेन ट्राइडल। लिथियम का कितना होता है आपका यहाँ पे मास 7, सोडियम का कितना होता है 23, और जो आपको पोटेशियम होता है वो उसका कितना होता है 39। ये आपको पता है, बट अगर उनके लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो मास है वो लिथियम प्लस पोटेशियम के मास के डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। तो लिथियम का कितना है 7 प्लस पोटेशियम के 39 डिवाइड बाय 2 करो, 39 प्लस 7 अब कितना आएगा 46 बाय 2 डिवाइड करने में कितना आएगा 23। तो यहाँ पे इनका लॉ करेक्ट हुआ कि हाँ 23 आया, बट फिर इनके डीमेरिट्स क्या हुए, अनेबल टू फाइंड मैनी ट्राइड्स, यानी कि हर एक तीन जो एलिमेंट्स है सब में ये लॉ, ये रूल है फॉलो नहीं हो रहा था। फिर वहां से इनका जो ये नियम हुआ वो आपका फेल हो गया। अब आता है न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल ये क्या थे, ये थोड़ा सा संगीत प्रेमी टाइप के, मतलब इन्होंने जैसे एक गाना आप लोगों ने सुना होगा सारे गामा, तो उससे रिलेटेड उन्होंने दिया कि ऐसा होता है कि इसमें जो 8 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट टू 8 एलिमेंट, उसके उनके जो फर्स्ट और 8 एलिमेंट की होती है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने कहा कि सेम होती है। देखो फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, सेम होती है। अब ये इन्होंने कैसे कहा, आपने इन्होंने गाना लिखा, ठीक है, ये गाना सा रे गा मा पा धा नी, सारे गामा पा धा नी। इस गाने के अकॉर्डिंग, इस म्यूजिक के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि फर्स्ट टू 8 एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहां तक तो इनका जो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था ये यहाँ तक वैलिड हुआ, बट यहाँ पे डीमेरिट क्या आई कि ये रूल केवल कैल्शियम तक ही था, मतलब ये केवल कैल्शियम तक ही अलाउ होता था। उसके बाद ये रूल रॉन्ग होने लगा, तो न्यूलैंड का भी ये रूल यहाँ से ही फेल हो गया।
फिर आते हैं लोदर मेयर कर्व। इनका ये जो रूल था ये बहुत अच्छा था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इनके में थोड़ा बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। देखो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक ग्राफ दिया हम लोगों को, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे ग्राफ। एक मिनट, ये क्या होगा, वेट अ मिनट, इन्होंने ग्राफ दिया। क्या किया इन्होंने, ऐसे इन्होंने ग्राफ दिया और इन्होंने इस पे बोला कि इस ग्राफ में आपका जो आपके टॉप के एलिमेंट है, ठीक है, जो आपके टॉप के एलिमेंट है, इन्होंने डिवाइड किया। जो टॉप के एलिमेंट है ये हैं फर्स्ट ग्रुप के, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा जो बॉटम एलिमेंट है यानी कि लोअर के, ये है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर मेटोलॉइड। फिर इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एलिमेंट्स, जितने भी आपके यहाँ पे इंक्रीजिंग एलिमेंट्स हैं यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के, ये सब क्या है, नोबल गैसेस। और जितने भी यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये सब है आपके सेकंड ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के। तो इन्होंने इस कर्व के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जितने भी आपके टॉप के होंगे वो फर्स्ट ग्रुप होगा, जितने भी आपके बॉटम के होंगे वो ट्रांजिशन और मेटोलॉइड होंगे, जितने भी आपके असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे वो नोबल गैसेस होंगे, और जितने भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे वो आपके सेकंड ग्रुप होंगे। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो, जैसे टॉप डाउन, उसके बाद लूजर असेंडिंग। देखो आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, जैसे मेरी ट्रिक टॉपर डाउन लूजर AIR1। जैसे टॉपर डाउन हो जाता है कभी कभी और जो लूजर होता है वो आगे बढ़ जाता है, तो टॉपर डाउन लूजर आगे या फिर AIR। तो T से आपका क्या होता है, टॉपर आपका फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपका टॉप का। फिर आता है आपका D से डाउन यानी कि आपका डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग यानी कि आपका सेकंड ग्रुप। टॉपर डाउन हो रहा है, थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। फिर जो आपका लूजर होता है यानी कि आपका लोअर बॉटम, वो आता है आपका ट्रांजिशन मैटर और मेटोलॉइड। फिर आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि लूजर अप आगे होता है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, लूजर आपका असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। तो ये आपके कौन से होते हैं, नोबल गैस। ये आपके याद करने की ट्रिक आप कर सकते हो कि टॉपर डाउन लूजर अप, यह होता है लोदर मेयर का कर्व। बट इसमें क्या हुआ, एक मिनट, इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये है कि इसका याद करने में थोड़ा टफ लगा लोगों को, क्योंकि इसको याद करना एज इसमें एक एक ग्राफ में सारे एलिमेंट याद करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये इसीलिए फेल हुआ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स था और इसे याद करने में प्रॉब्लम होती। फिर आता है आपके यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप देखो ये पूरी तरीके से बनी हुई नहीं थी, बट इतनी थी कि लोगों को इससे समझ आने लगा था कि हाँ इसको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसके एलिमेंट्स ऐसे रखे होंगे और इसको कुछ ऐसे तरीके से हम रख सकते हैं। तो ये आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जिसकी फिजिकल थी वो एटॉमिक मास पे यहाँ पे फंक्शनल थी। एलिमेंट वेयर नोन, अब यहाँ पे जो होता आपका जो एलिमेंट थे यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 63 एलिमेंट्स फाइंड हो चुके थे और यहाँ पे अभी तक आपकी नोबल गैसेस फाइंड नहीं हुई थी। अभी तक मेंडलीव ने के समय पे नोबल गैस फाइंड नहीं हुए थे। और हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियोडिक एंड देयर वेयर, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो थी वो 7 थी और जो आपकी यहाँ पे वर्टिकल रो थी वो 8 थी। एज ग्रुप ऑफ 7 वॉज डिवाइड इंटू ए एंड बी, इसमें मतलब ये ए और बी पार्ट में डिवाइड हुआ था। अब देखो
ए और बी। ए में क्या थे, एस और पी ब्लॉक था, और जो बी में था वहां पे डी ग्रुप था, यानी कि डी ब्लॉक। तो आपके दो डिवाइड हुआ था, ए में एस और बी ब्लॉक को रखा गया था और बी में डी ब्लॉक को रखा गया था, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1 to 12 से पूरा आपका यहाँ पे बना हुआ है एक एक, तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको रीड कर लेना, एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। फिर आता है यहाँ पे एर्थ ग्रुप वॉज कंसाइडेड ऑफ 9 एलिमेंट इन देयर रो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। अब इसके मेरिट्स क्या थे, इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट्स हुए थे। इजी एंड सिस्टमेटिक थी पढ़ने के लिए, इसमें जो एलिमेंट थे उसको हम लोग आसानी से रीड कर सकते थे, हमें समझ आ रही थी। फिर क्या हुआ, प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इसमें कुछ एलिमेंट थे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो एलिमेंट कौन कौन से थे। गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड टेक्नीशियम, ये कुछ 4 एलिमेंट थे जिनको हम लोग ने डिस्कवर्ड किया था, जो प्रिडिक्ट हुए थे, जो अनडिस्कवर्ड थे, बट हमने प्रिडिक्शन की थी, हमने नहीं, मेंडलीव ने प्रिडिक्शन की थी। फिर आया था करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट यूजिंग। अब यहाँ पे कुछ ऐसा था कि आपका कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट थे, जैसे यू बी यू पी टी डी ब्लॉक के आपके कुछ थे, ऐसे कुछ थे जिनमें हम लोग को करेक्शन करना था, जो डाउटफुल एटॉमिक आपके वेट थे। तो हमने क्या लगाया, एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला लगाया था। तो मेनली की डीमेरिट्स क्या हुई कि इनकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं हुई, और जब आइसोटोप को फाइंड किया गया तो इसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं हुई। और इसमें आइसोटोप क्या होते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, और जो एटॉमिक मास होता है ये डिफरेंट होता है, ये होते हैं आपके आइसोटोप। फिर आए एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिनमें आपका पेयर सही नहीं बैठ रहा था, जैसे आप यहाँ देखोगे ऑर्गन और पोटेशियम। ठीक है, इनमें क्या था, जो ऑर्गन था ये सेकंड पोजीशन में रखा गया था, और जो आपका यहाँ पे पोटेशियम था इसको फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने ऐसा किया कि ऑर्गन को पहले कर दिया एंड पोटेशियम बाद में, तो इससे लेकर कुछ पेयर्स हुए थे जिसकी वजह से इनको डीमेरिट फेस करनी पड़ी थी। फिर आया था सेम एलिमेंट वे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, जो एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज समथिंग कुछ सेम थी, सेम टाइप के एलिमेंट थे, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया था। जैसे आप देखोगे पीटी और एयू, प्लेटिनम और एयू, ये सेम टाइप के एलिमेंट थे बट इनको अलग अलग उन्होंने रख दिया था। उसी तरीके कुछ डिफरेंट एलिमेंट थे जिनको सेम ग्रुप पे रख दिया गया था, पोटेशियम एंड एजी, इनको एक साथ रख दिया गया था, तो यहां से इनको ये प्रॉब्लम हुई। फिर लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट वे आर नॉट अ सेपरेट पोजीशन इन मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं थी मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल में। अब एक ये क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है, विच इज नॉट एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट इन द मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल। तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ ऑर्गन और पोटेशियम, यानी कि ये पेयर तो था, यहाँ पे ए यानी कि रॉन्ग हुआ। फिर क्या है, सीओ और एनआई भी था, कोबाल्ट और निकल, तो यानी कि ए भी हमारा गलत हुआ। उसने क्या बोला, नॉट बोला है, क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दीजिए, उसने नॉट बोला है कि नहीं, बच्चे यहाँ गलत करते हैं। फिर उसने यहाँ दिया है सी वाला, तो क्या सी वाला था, नहीं, सी वाला भी हमारा था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या एल्यूमिनियम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम सिलिकॉन है, नहीं, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी छोटी छोटी थ्योरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। फिर लास्ट में जो आई टेबल, इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में हमारी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है जो आज हम लोग पढ़ते हैं। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को हम लोग बोहर वेरी रैंक एंड वर्नर प्रोडक्ट टेबल भी कहते हैं, क्योंकि बाद में इन लोगों ने कुछ फाइंड किया, कुछ नई चीजें ऐड की। जो आपकी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है ये बेस्ड है आपके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें नंबर ऑफ पीरियड 7 है और नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे 18 है। ये देख सकते हैं आपकी जो लॉन्ग फॉर्म में एकदम डिस्क्राइब पूरी तरीके से बनी हुई प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पे आपका 1 मिनट 1 और 2 ग्रुप, ये एस ब्लॉक है,
13 टू 18 आपका पी ब्लॉक दिया हुआ है, 3 से 12 आपका डी ब्लॉक है, और यहाँ पे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आपका आई ब्लॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूरे एकदम डिस्क्राइब वे में सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल गए, और एंड द लास्ट अभी तक में आपके 118 एलिमेंट्स फाइंड करे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, और ये आपके ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं आपके, और नीचे की ओर देखोगे तो ये आपके 7 पीरियड्स होते हैं। अब आता है इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग करेंगे एस ब्लॉक। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका एंटर होता है वो होता है आपका NSO। एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NS1 और 2। फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसे एल्कली मेटल से बोलते हैं, क्यों? दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली, वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली बनाते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होता है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। देयर ऑक्साइड रिएक्ट with water to form alkali and these are found to the soil of earth and crust। फिर आता है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये आपके होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। गैसेस एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके? सीजियम एंड फ्रांशियम। जो नोटोरियस एलिमेंट्स होते हैं वो होता है हाइड्रोजन। लाइटेस्ट एलिमेंट भी आपका होता है हाइड्रोजन। लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर, ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड नेचर भी शो करे और उसके अलावा रेडियो एक्टिव भी, तो यहाँ पे होता है फ्रांसियम। एलिमेंट कीप्ड इन केरोसिन, ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग केरोसिन में कीप रखते हैं, तो फर्स्ट एक है। ये होती है आपके एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी। वैसे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस और पी ब्लॉक हट गया है, बट इसके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब आता है क्वेश्चन, ऑल मेटल एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक आर बेसिक इन नेचर, तो आंसर बताओ, ट्रू या फिर फॉल्स? मैक्सिमम बच्चों का इसमें आंसर जाएगा ट्रू, क्योंकि वो बोलेंगे कि हाँ मैम हमने तो पढ़ा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बेसिक होते हैं, बट यहाँ पे एक एलिमेंट्स होता है जो कि होता है एम्फोटेरिक नेचर का, और ये एम्फोटेरिक नेचर की वजह से आप इस लाइन को नहीं बोल सकते कि और मेटल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, आप ये बोल सकते हो कि समथिंग कुछ या फिर मोस्टली कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके बेसिक होते हैं, बट अगर एक भी एलिमेंट आपका बेसिक नहीं हुआ तो ये आंसर आपका फॉल्स में जाएगा। अब आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप तक आपके होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करता है एनपी में, और इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, NP1 और 6। पी सबसेल कैन अकोमोडेट, इसमें सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। गैसियस एलिमेंट कौन से होते हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैसेस। लिक्विड एलिमेंट यहाँ पे कौन सा होता है? ये और बेरियम। अब यहाँ पे आपका क्या होता है? Ga। ये आपका रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होता, बट इसमें थोड़ी सी और हीट दें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे आपका ब्रोमीन होता है, ये आपका रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियम, 80, रेडॉन, ये आपके होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब आते हैं यहाँ पे कुछ मेटोलॉइड एलिमेंट्स, जी आर्सेनिक, ये होते हैं आपके मेटोलॉइड एलिमेंट्स। अब आती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग नॉट एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स। ऐसा कौन सा होता है मेटल जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पे आपको बोरोन फैमिली को और किस नाम से बुलाते हैं? कार्बन फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली को जैसे निट्रोजन कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजन कहते हैं, हेलोजन फैमिली को हेलोजेंस ही कहते हैं, नोबल गैसेस को हेलोजेंस कहते हैं। तो ये आपको इसके जो दूसरे नाम जिनको अदर नाम से भी बुलाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब आता है डी ब्लॉक एलिमेंट।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर्ड होता है एनडी में, यानी कि डी ब्लॉक में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है आपका? n-1 डी 1 to 10, ns 1 और 2, np 1 और 6। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक में आपके वोलेटाइल मेटल होते हैं Zn, Cd, Hg। कॉइल मेटल होते हैं आपके कॉपर, इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर भी होता है। इसको हम लोग बोल सकते हो, कोई भी ट्रिक बना लो, जैसे क्यों आगे आओ। कॉइल मेटल यानी कि पैसे देने में हम क्यों आगे आए, नहीं आते हो ना आगे। तो कॉइल मेटल होते हैं कॉपर, आपका कॉपर होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। आपने देखा होगा जब पुराने समय एंशिएंट टाइम पे लोग चवन्नी जैसे चलती थी तो होती थी सिल्वर, उसमें कुछ सिल्वर मिला होता था। राजा महाराजाओं के समय पे सोने के चलते थे पैसे, और उसी तरीके आपके फिर थोड़ा समय बदला तो उसके बाद फिर आपका चांदी आया, चांदी के सिक्के होने लगे। फिर आया आपके पास, तो आपके पास कॉपर के होने लगे। तो और अभी तो आपके अलग मेटल के आते हैं। तो ऐसे आपके कॉइन मेटल कौन कौन से होते हैं या जिनसे कॉइन बनते थे, तो होता है गोल्ड, गोल्ड होता है, उसके बाद आपका गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, फिर आपका कॉपर होता है। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप सिक्के खरीदते हो गोल्ड वगैरह के। फिर आते हैं आपके नॉर्मल मेटल्स। नॉर्मल मेटल होते हैं आपका Ag, Hg, Au, Pt। ये होते हैं आपका नॉर्मल मेटल्स। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट होता है टेक्नीशियम। आपको पूछा जा सकता है डी ब्लॉक में कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसको मैन ने मतलब लोगों द्वारा बनाया गया था, तो वो होता है टेक्नीशियम। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है यहाँ की, फिर होती है OS की, और आपकी जो होती है सबसे लो यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होती है Ru और OS की। कितनी होती है? +8। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें एक चीज और आप ऐड कर लो, लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट होता है आपका Hg, यानी कि मरकरी। मरकरी होता है वो लिक्विड एलिमेंट होता है। पहले आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होते थे पुराने समय के, वो मरकरी उसमें फिल होती थी लिक्विड फॉर्म में। तो हमारा जो लिक्विड एलिमेंट होता है वो मरकरी होता है। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं? लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। लैंथेनाइट आपका कहां से कहां होता है? 50 to 71। और एक्टिनाइट आपका कहां से स्टार्ट होता है? 90 to 103 पे। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है आपका NF में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? n-2 F 1 to 14, n-1 D 1 और 10। उसके बाद आपका आता है NS 1 और 2। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट होता है आपका Pu, यानी कि प्लूटोनियम। मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें होती है यूरेनियम की +6, और मैक्सिमम अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको याद करना है कि इसमें दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक स्टेबल होती है और एक अनस्टेबल होती है। जो अनस्टेबल होती है वो होती है Np और Pu, जो होती है +7। फर्स्ट 3 एक्टिनाइड आर नेचुरल एलिमेंट। ऐसे एक्टिनाइड्स बताओ जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। वो है आपके यहाँ पे TH, Pa और U, थापा U, ठीक है। थापा सरनेम होता है नेपालियों का, ऐसे याद कर सकते हो। थापा U एक्टिनाइड्स या फिर थापा U नेचुरल, थापा U नेचुरल इज गुड, ठीक है। जो आपका TH होता है ये होता है थोरियम, जो Pa होता है आता है प्रोटेक्नियम, और U से होता है यूरेनियम, ठीक है। आपको अभी पूछा गया है, आई थिंक जे वगैरह में पूछा गया है क्वेश्चन कि यूरेनाइट्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो यूरेनियम वाली रो में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें यूरेनाइट्स एलिमेंट्स समथिंग, ठीक है। ऑल द एक्टिनाइट्स एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए।
कि ऑल जो आपके एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ओनली सिंथेसिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है आपको जो सिंथेसिस है? तो पीएम, प्लूटोनियम, ये आपका सिंथेसिस एलिमेंट्स है। द लैंथेनाइड्स occur in natural, in low, abundant in their, these are called a rare earth element। तो लैंथेनाइड्स को हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कुछ बीएसपी यानी कि वर्षा मैम स्पेशल पॉइंट, तो जो आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, जो थर्ड पीरियड्स पे होते हैं, ठीक है, बुक आइसो थर्ड पीरियड्स पे, एक मिनट, मिल नहीं रहा कलर, कलर, एक मिनट, हाँ, जो आपका थर्ड ग्रुप है यहाँ पे, थर्ड ग्रुप ये सोडियम मैग्नीशियम वाला, जो आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस और क्लोरीन। एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के अलावा बाकी जितने भी आपके थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स, ये पॉइंट आपको पीवाईक्यू में पूछा गया और जेई के पीवाईक्यू में पूछा गया, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस और क्लोरीन। सेकंड पॉइंट आता है आफ्टर एटॉमिक नंबर ऑफ 92, यानी कि यूरेनियम आर ट्रांसजेनिक एलिमेंट। 92 के बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसजेनिक एलिमेंट होते हैं, और ऑल ट्रांसजेनिक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एंड आर्टिफिशियल। जो आपके जितने भी ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। अब इसके बाद देखो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपके हर एक प्रोडक्ट टेबल में निकला है, हर एक प्रोडक्ट टेबल आपकी एकदम एग्जैक्ट नहीं रही है, ठीक है। मेंडलीव में भी कुछ ना कुछ आगे फेलियर हुए और कुछ आपके डिफेक्ट मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में भी हुए, बट वो इतने ज्यादा बड़े नहीं थे कि हम उसे एक्सेप्ट ना करें। और ऐसा होगा कि समय के साथ और कोई साइंटिस्ट आएगा, वो कुछ और बदलाव करेगा, तो ऐसे धीरे धीरे हर एक बार प्रोडक्ट टेबल में बदलाव होते गए। तो इसके डिफेक्ट क्या आते हैं? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटल, यानी कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो अभी भी सेटल नहीं हो पाई है, ठीक है, ढंग से। और पोजीशन ऑफ हीलियम, हीलियम की भी पोजीशन अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है कि पोजीशन हीलियम को आपने पी ब्लॉक में रखा है, बट वो जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एलिमेंट है बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक को। वो अपने तरफ से बताता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टीज को देखो, मैं एस ब्लॉक की तरफ भागूंगा, बट उसको हमने उठा के रख दिया पी ब्लॉक में। और हीलियम आपका क्या होता है? नोबल होता है, नोबल गैस, और नोबल गैस आपकी पी ब्लॉक में थी, इसलिए हीलियम को उठा के भी पी ब्लॉक में रखा गया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैव नॉट बीन गिवन स्पेस, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट टेबल थी उसमें आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से जगह मिली है, मेन प्रोडक्ट टेबल में उसको जगह अभी भी नहीं मिली है। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। एथ मेथ पेंट हेक्स पढ़ा होगा, बट वो नोमेनक्लेचर अलग है और ये नोमेनक्लेचर अलग है। यहाँ हम लोग 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं पेंट, और पेंट वहां भी बोलते हैं, 6 को हेक्स, 7 को सेप, 8 को आउट, और 9 को हम लोग बोलते हैं इन, ठीक है। और नोमेनक्लेचर बेस्ड एलिमेंट्स पे आपको पीवाईक्यूज पूछे गए, जैसे आपको कोई दे दिया नाम हमने कि 118 का आप नोमेनक्लेचर लिखो, तो कैसे लिखोगे 118 का? और हाँ, एक और इसमें लाइन होती है, सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन, कि इसके जो लास्ट में होता है, हम लोग जब हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर लिख लेते हैं तो इसके लास्ट में हम लोग लगाते हैं EM, IUM, ये हम लोग इसके लास्ट में लगाते हैं। तो जैसे हम 118 का लिखेंगे तो 1 के लिए क्या होता है? अन, ठीक है, अन। फिर 1 के लिए क्या होता है? अन, ठीक है। फिर 8 के लिए क्या है? इन। फिर लास्ट में क्या लगाना है? IUM, अन अन
नेम। ऐसे हम लोग लिखेंगे 109 का, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए क्या है नील, 9 के लिए क्या है, एक मिनट 8 है, यहाँ पे ओक्ट आएगा, ठीक है। 9 के क्या लिखेंगे इन, और लास्ट में IUM। देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हमसे हो सकती है पर आपसे नहीं होनी चाहिए, आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं, आपको इसको अच्छे से आपको कर लेना है। और मेरी मानना तो इसको आप लोग बिल्कुल भी देख के मत करना, 101 से लेकर 118 तक सारे नाम आप खुद से लिख के ट्राई करिएगा और मैच कीजिएगा कि आपके क्या नाम सही जा रहे हैं, क्या आपके गलत जा रहे हैं, या आप खुद से ट्राई करिएगा, ओके। अब आता है फाइंड ग्रुप पीरियड्स एंड ब्लॉक, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद कि मैम ग्रुप पीरियड्स और ब्लॉक को कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक, तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड which subcell give idea its block। क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आपका एंटर करते हैं वो आपका होता है ब्लॉक। कैसे, जैसे मान लो किसी का भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सोडियम का लिख लेते हैं, 11 होता है 1s2 2s2 2p6 पे आता है 3s1, ठीक है। तो यहाँ लास्ट आपका कौन सा सब सेल आ रहा है, एस आ रहा है, तो कौन से ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में। और सोडियम किसमें होता है आपका, एस ब्लॉक में होता है। तो ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हो ब्लॉक को। फिर आता है आपका यहाँ पे पीरियड, ठीक है। प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सोडियम में ही देखोगे, ठीक है, तो ये कौन से पीरियड में होगा, ये कैसे पता चलेगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये आपको बताएगा कि हम कौन से ग्रुप पे हैं। ये बताएगा जितना भी इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में आता है वहां पे ये आपका होता है आपका पीरियड्स, ठीक है। ये होता है आपका पीरियड। जैसे आप कोई और ले लो फ्लोरीन का, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, कितना होता है 9, 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पे 6 तो आएगा नहीं, फिर आपका डन हो जाएगा, तो कितना आएगा 5। अब यहाँ पे ब्लॉक कौन सा है आपका, बी ब्लॉक है, ठीक है, और कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में। और देखो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सेकेंड पीरियड में है कि नहीं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, देखो सेकेंड पीरियड में आपका यहाँ पे दिख गया फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में, तो ये आपका सेकेंड पीरियड में ऐसे फाइंड करते हैं। फिर आता है आपका लास्ट में ग्रुप, ग्रुप करते हैं सेकेंड पेज में, ठीक है। सबसे पहले होता है एल ब्लॉक के लिए, एक मिनट थोड़ा ब्लॉक अच्छे से लिख दें, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम की राइटिंग ही नहीं समझ आ रही है हमें। ओके, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप फॉर एस ब्लॉक, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जितने आपके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका एस ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक, ग्रुप फॉर पी ब्लॉक, नंबर ऑफ
बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन अलग से ऐड करते हैं। डी ब्लॉक, ग्रुप फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए होता है आपका एन एस प्लस एन माइनस 1 डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका होता है ग्रुप। और एफ ब्लॉक में आपका एफ ब्लॉक का जितना भी ग्रुप होता है और एफ ब्लॉक के ग्रुप के लिए ये हमेशा 3 होता है। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसका ग्रुप हमेशा 3 होने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एस ब्लॉक है तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना 1 है, 1 है यानी कि इसका ग्रुप क्या है 1 है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, ठीक है, 3d2 4s2, ठीक है, यहाँ d है और यहाँ s है। आपको क्या दिख रहा है n -1 d और 4 और n s। ठीक है, तो कितना होगा n -1 d और 4 s। n -1 d में कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 2, तो टोटल कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका फाइंड आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक को फाइंड करना आपको आसानी से आ गया। और ये आपके इनको आप होमवर्क लिखिए इसको आप लोग, और इसको पूरा आप खुद से एक एक चीज लिखिएगा अच्छे से। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पीरियोडिक टेबल क्या होता है, फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए, फिर हमने हर एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसी थी उसको देख लिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को आपने पढ़ लिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स क्या होती है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आपने रीड कर ली। नोमेनक्लेचर ऑफ फाइंड ग्रुप एंड पीरियोडिक पीरियड्स एंड ग्रुप। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।